गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एज प्रोमिस्ड यूपीएससी 5 जून को लेकर आया द रिवाइज्ड कैलेंडर फॉर द ईयर 2020 और उसमें उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि इस साल का प्रीलिम्स होगा 4 अक्टूबर 2020 को और मेंस होगा 8 जनवरी 2021 को। इस एक्सटेंशन को देखते हुए सभी स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रैटेजीज को रिकैलिब्रेट करना पड़ा। And during this recalibration, a lot of students had very common questions in mind. And because of being a faculty of current affairs for the last 3 or 4 years at various different platforms, मुझे भी कई लोगों के मैसेज, ईमेल्स और कॉल्स आए वही कॉमन क्वेश्चंस को लेके, लाइक सर इस पीरियड में द हिंदू अवेलेबल नहीं था तो करंट अफेयर्स ढंग से नहीं पढ़ पाए, या करंट अफेयर्स सर पढ़ने कैसे चाहिए. Then a very common question what they have in mind is that sir what is the period जिस पीरियड का करंट अफेयर्स हमें कवर करना है, बिकॉज एक्सटेंड हो चुका है एग्जाम, तो 31 मई से पहले का करंट अफेयर्स ही कवर करें या इसके बाद का भी करंट अफेयर्स कवर करें. Then a very basic question which always is there in the mind of the student, सर पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर करें या पिछले 2 साल का कवर करें. Then what are the sources of current affairs, then how to make notes for these current affairs. So I just thought that I create a video for this whole topic itself so that it can help you in the whole process. देखिए, जब भी करंट अफेयर्स की बात होती है तो वन बेसिक क्वेश्चन दैट शुड इमर्ज टू योर माइंड, जो एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर व्हाइल दे आस्क यू करंट अफेयर्स. सो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि यूपीएससी इज लुकिंग टू टेस्ट योर नॉलेज. और ये नॉलेज होती है 2 टाइप की, एक है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज. थ्योरेटिकल नॉलेज वो टेस्ट कर लेते हैं आपसे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ के, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन चीजों के जिन की आपके पास एनसीईआरटीज हैं, इनमें जो कंसेप्ट्स हैं, इनमें जो आइडियाज हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ के वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं. अब इन्हीं चीजों को आप प्रैक्टिकली कैसे इनका एप्लीकेशन करते हो, यही देखने के लिए करंट अफेयर्स पूछा जाता है. आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं. जैसे अभी आपने पढ़ा होगा नेपाल इशू के बारे में, नेपाल से बॉर्डर डिस्प्यूट या कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है, तो यूपीएससी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दे देगा कि कौन से स्टेट से नेपाल का बॉर्डर लगता है. तो दैट इज द स्टैटिक व्हाट यू शुड नो, दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी व्हाट यू शुड नो विद द नेपाल इशू दैट इज इमर्जिंग राइट नाउ. और हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन सोच लेते हैं, तो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ट्रीटी ऑफ सौगाली और इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. चलिए, अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अभी आपको पता होगा ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रहा है या आई कांट ब्रीथ मूवमेंट चल रहा है यूएसए में. देयर इज अ ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूएसए गवर्नमेंट. सो इन दैट आपको यह पता होना चाहिए कि यूएसए में स्लेवरी क्यों थी, स्लेवरी कब बैन हुई एंड ऑल ऑफ दैट. तो बेसिक क्या है, वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक है. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड उसका आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल एस्पेक्ट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप और व्हाट इज द पैरेलल्स और कंपैरिजन वी कैन गेट with Indian Dalit movement of these civil rights movement that had happened in US. तो देखिए, कोई भी करंट क्वेश्चन चल रहा है, आप उसको अपने बेसिक्स के कौन से सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं, दैट विल बी योर थिंग टू डू एंड टू द वे टू स्टडी द करंट अफेयर्स. तो अब आपको करना क्या है, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट लुक एट अ इशू ऑफ करंट अफेयर्स एंड थिंक कि ये मेरे कौन से स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़ता है. Once you start doing this thing, your current affairs will be very easy. You don't need to go into or look for any other source of current affairs. कुछ लोगों की संतुष्टि के लिए मैं यूपीएससी बेस्ड एग्जांपल भी दे देता हूं. 2018 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस. ये अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन. एंड this question was based on the issue or the news
that 4 judges had unprecedentedly come forward and done a press conference. एक press conference हुई थी 4 जजेस के द्वारा, सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन एक मोशन लेके आया जाने वाला था अगेंस्ट द सीजेआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो काफी दिनों न्यूज में रहा, एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन द होल स्टैटिक पोर्शन ऑफ इट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं. एक और एग्जांपल आपको 2019 का दे देते हैं कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा शेड्यूल 9 के बारे में. अब ये शेड्यूल 9 का क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए बिल लेकर आया गया तो ये कोशिश की गई कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्वेश्चन ना पूछे. तो इस टाइप की जो करंट बेस्ड इश्यूज थे उनके बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, उनके बेसिक्स इश्यूज के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे. देखिए, जब एक बार हम समझ गए कि यूपीएससी के रिक्वायरमेंट क्या है करंट अफेयर्स को लेके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. वो क्वेश्चन काफी स्ट्रेंज भी लगता है मुझे कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. क्या कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मेरा स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा है, शुड आई डू और शुड आई फोकस ऑन करंट अफेयर्स? तो आई जस्ट गिव एन आंसर टू देम दैट यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स. सी, द आइडिया इज नॉट just clearing the prelims and then getting stuck at the mains stage. The idea is of clearing the whole stage at a single go. And अगर आप A to Z clear करना चाहते हैं with good ranks, you need to have the knowledge of current affairs. पहले समझ लेते हैं current affairs की importance prelims के लिए. तो देखिए, prelims में current affairs से directly related questions फ्लक्चुएट करते रहे हैं. इट हैज बीन हाई, इट हैज बीन लो. 2015-16 में these questions had reached to around 40 to 45% of the whole paper, and at that point of time ये current affairs related question बड़े direct questions आ रहे हैं. So with time what we have realized is that कि number of questions तो इसमें reduced हो गया, but type of question has also changed. Now analytical current affairs have been a part of the prelims paper, and moreover जो भी आप facts फॉर प्रीलिम्स प्रिपेयर करते हो, दैट कैन बिकम अ डेटा फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो. सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी प्रीलिम्स में जो आप लोगों ने तैयारी की रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेंस. द ओनली आइडिया इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आई कैन यूज दिस डेटा. अगर आप इस बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे जब आप इस किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, सो यू विल बी इजीली एबल टू राइट गुड आंसर्स एज वेल विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव विद द प्रीलिम्स itself. तो एक बात तो पक्की है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स. वेदर और नॉट इट विल बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, दैट डिपेंड्स कि आपकी किस्मत कैसी है. बट आई विल सजेस्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स आर आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन द मेंस, तो वो आपका कोई वेस्टेज नहीं है अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा और प्रीलिम्स में उसके क्वेश्चंस नहीं आए. नाउ मूविंग द फोकस टू द मेंस पार्ट, और मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है that any of the paper of mains cannot be attempted without the current affairs knowledge. Other than optional, अगर आपके optional बड़े technical हैं तो you cannot use the current affairs knowledge. Otherwise, even in optionals like geography, you can use the current affairs related information a lot. But let's stick to the GS papers. तो GS paper 1, जिसमें we have history, world history, geography, society. So in that paper, geography and society are the parts जहां current affairs का एक बहुत बड़ा रोल होता है. Many of the questions of geography and society are having connotations of current affairs. I'll just give you an example कि 2017-18 में there were a lot of urban floods that had taken place. One was in Chennai, one is in Kashmir, and because of that UPSC के paper 1 में इससे related questions थे. Then there were landslides which had happened in Uttarakhand, and because of that landslide related questions हमने उस साल के एग्जाम में देखे. So देखिए, paper 1 may not be having that much dependence on current affairs, but still a lot of it is dependent on current affairs. But now shifting to paper 2 and paper 3, nobody can deny this fact that 60 to 70% of these papers depend on current affairs. Very less amount is dependent on the static. एंड दैट इज वाई पेपर 2 और पेपर 3 के करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स के बाद आप इस पे कैसे फोकस करेंगे. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर 4 एंड दैट इज एथिक्स. पीपल में हैव अ बिलीव कि यहां करंट अफेयर्स का क्या यूज आने वाला है.
आई जस्ट गिव यू इलस्ट्रेशंस कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं. देखिए, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं, यू कैन गेट गुड एग्जाम्पल्स फॉर राइटिंग आंसर्स ऑफ एथिक्स पेपर, जहां पे एथिक्स के स्टैटिक पोर्शन की आप बात करते हैं. अगर आपके पास रिलेवेंट एग्जाम्पल्स है लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, आई विल गिव एन एग्जांपल कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. हाउ कूल ही रिमेन्स ड्यूरिंग द होल प्रोसेस whenever there is a pressure on him. What is he using? He is using emotional intelligence. So you can use these kind of current based examples in your answers and make your answers better, make your answers attractive to the examiner. Then there is a second portion which is there in this ethics paper, and a larger portion I'll say, and that is of the case studies. और देखिए, केस स्टडीज भी ज्यादातर होती हैं करंट इश्यूज पे बेस्ड. लाइक देयर वाज अ केस स्टडी ऑन द कोल स्कैम, और अगर आपको ये पता है कि करंट में उस सिचुएशन में क्या हुआ, तो आप इन केस स्टडीज को बेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ कोरोना वायरस एंड द काइंड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम वी हैव राइट नाउ, कोई एथिक्स की केस स्टडी बन जाती है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास पेशेंट्स आते हैं, यू whom will you give preference to, or what will be your manner of solving all these things, या migrant crisis को लेके आपकी एक कोई case study बन सकती है. So these kind of current issues can be a part of your case studies as well. So paper 4 का भी एक major portion आपका current affairs से cover हो जाता है. Then a question paper which we don't put a lot of focus on while we are planning is the essay paper. देखिए, essay paper की value भी equal ही है. And the best part is that without preparing an extra inch for essay paper, you can score very high marks in it. GS के पेपर में आपके marks on an average आएंगे 85 to 110, but essay के पेपर में you can score around 140, 135 to 145 to 155 also. So that makes a difference. और essay का पेपर आपका बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा if you are very thorough with your current affairs. But first, let's move to the next question, and that is, what is the period for which we have to study current affairs? कौन से period के लिए हम current affairs पढ़ लें? देखिए, एग्जाम इज ऑन 4th of October, सो सितंबर का करंट अफेयर्स नहीं आएगा, तो यू हैव टू स्टडी द करंट अफेयर्स नाउ टिल एंड ऑफ अगस्त. तो ये तो हो गई बात कि कब तक के पढ़ें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट कब से पढ़ें. सर 1 साल के पढ़े, 2 साल के पढ़े? So for that there is a very simple answer. Study 1 साल का current affairs. Why? I will tell you. The first thing is that you don't need to score 200 out of 200 in prelims. So you don't need to give answers to each and every factual question that has been asked to you by UPSC. तो अगर 2 साल पुराना कोई करंट अफेयर्स आ जाता है और बड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर्स आ जाता है, and even if you leave that question, not many of the students will be knowing the answer and you will not be left a lot behind in the race. But आपको क्या ध्यान रखना है कि जो issue based current affairs हैं, that should be done very thoroughly. Why? Because अगर issue based current affairs में से पीछे का कोई क्वेश्चन आ जाता है, let's say 2 साल 3 साल पुराना कोई क्वेश्चन आ जाता है, you should be having a knowledge about that. You should be logically guessing, or by elimination method you should be able to solve that question. अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के सबसे फेवरेट क्वेश्चन पे कि सर क्या करंट अफेयर्स डेली पढ़ना जरूरी है? शुड आई रीड न्यूज़पेपर डेली, और कैन आई डू इट वीकली, मंथली और ईयरली? सो ऑन द ऑनसेट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट यू हैव टू रीड द करंट अफेयर्स डेली. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम. देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन टू इट कि अगर आप करंट अफेयर्स डेली कर रहे हैं तो द इम्बाइबिंग ऑफ दैट न्यूज into your mind is quite high. जब आपके दिमाग में डेली वो टर्म्स जा रही हैं, it will be imbibed into your mind and you can use those technical terms better. See, the idea is that कि आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है. प्रीलिम्स में आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज थी and because of the 4 options you could eliminate any of them and then get to the answer. But in the mains what you have to do is that you have to generate an answer. And when you have to generate an answer,
आपको वो टेक्निकल टर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए. यू शुड लिव बाय दोज टेक्निकल टर्म्स सो दैट टू यूज दोज टेक्निकल टर्म्स इन योर आंसर. And that can only happen when you have read the newspaper daily. Moreover, daily newspaper आपको एक चीज में और हेल्प करता है, वो है आपको ये सिखाने में कि किसी भी आंसर को या एसे को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं. The way these writers, professional writers write in these newspapers, you can get this idea. And अगर आप फ्रीक्वेंटली रीड करते हैं आर्टिकल्स को, सो यू ऑल्सो इम्बाइब दैट टेक्निक व्हाट दे आर यूजिंग एंड यू कैन यूज इट इन अ बेटर मैनर टू गेट गुड मार्क्स इन योर एसेज एंड योर आंसर्स ऑल्सो. हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि जो नए लोग हैं, they have this genuine problem कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूं but I don't know which news is important and which news is not, and a lot of time because of this is wasted in reading the newspaper initially. Yes, I can understand this problem of yours, and for that I will suggest कि आप लोग in the initial period get help. I am just saying help from a channel called Baiju. They give you daily current affairs analysis. आप उसका help ले सकते हैं till the time you don't get ready to read the newspaper. आपको ये समझ में ना आने लगे कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, because a very good analysis is being given by them. Or you can use the internet sources such as Insights on India give you daily news analysis. So these kind of sources you can use till the time you are not ready and you are not knowing that which news to read and which news to not. Once you get this hang, you should do it by yourself. अब आती है अगली बात कि क्या इसके बाद मंथली कंपाइलेशंस पढ़ने जरूरी हैं? I'll say no. If you are doing daily current affairs, then you will not require monthly compilations anyhow. Now the next question is that, sir, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि I keep the newspaper for a week and then at the end of the week I read these newspapers? This is a very wrong practice. You get time daily and you read that newspaper daily. So आपके पास सोचने का भी टाइम, उस न्यूज को एनालाइज करने का टाइम भी बच जाता है. And a better analysis of that news will help you to understand that news better, will help you to keep that news for a longer period with you. But अगर आप एक हफ्ते में एक बार वो सारे न्यूज़पेपर खोल के पढ़ रहे हैं, then the problem is that the problem is of excess of information in a very single event itself. So that is not right at all. I will not suggest that. So now let's move to a very critical question कि सर अब अगर ये डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो हाउ टू मेक देयर नोट्स? Yes, that is a very important question. If you talk about the platform on which की हैंड रिटन नोट्स बनाएं या ई प्लेटफॉर्म्स पे नोट्स बनाएं, I will suggest कि do as per your comfortability. ई प्लेटफॉर्म्स पे नोट्स बनाने में segregation is much easier than handmade notes, but many of the students are more comfortable with handmade notes क्योंकि उनको अपने हाथ का लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है. And one more thing is there कि if you are writing it by yourselves, you will try and understand and then write. So it also augments your memory also. So in that sense, handwritten notes are much advisable also, but it's as per your convenience. Now coming to the aspect कि कैसे नोट्स बनाने, what should be the process of making the notes? Here it should be very simple that current affairs notes never ever should be made date wise. They always should be made topic wise. See, dividing these topics is very easy. जैसा यूपीएससी ने डिवीजन कर रखा है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4. पेपर 1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड, पेपर 2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सारे के रिलेटेड. सो यू कैन सेग्रीगेट योर होल करंट अफेयर्स बेस इन दीज लाइन्स इटसेल्फ जो यूपीएससी ने क्रिएट करके दे रखा है, एंड देन यू कैन यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन. Now what will happen is that while you are preparing for the prelims only, आप हर टॉपिक पे इतना फैक्ट्स पढ़ लेंगे कि that can act as your data for the mains. Then one more very important suggestion I want to give you while making these notes is that always make comparative notes. जो similar type की चीजें होती हैं उनके एक साथ notes बनाइए. Like I'll give you an example. Indexes जो होते हैं, indexes are a very important part of prelims question paper. इंडेक्सेस जो होते हैं, इंडेक्सेस के नाम, थीम ऑन विच दीज इंडेक्सेस आर देयर, देन विच इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग दैट इंडेक्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज इंडेक्स आर कमिंग,
then who is at the first position in these indexes, and what is the position of India and why is the position of India increasing or decreasing. आप अगर ये 5 या 6 पॉइंट्स के बेसिस पे सारे इंडेक्सेस को अपने सामने एक चार्ट की फॉर्म में लिख लेंगे, so at the time of the exam it will be very easy for you to revise this whole scenario. Similarly GI tags, अगर आप GI tag एक GI tag को पढ़ रहे हैं तो जितने भी GI tags हैं उनको एक साथ पढ़ लें. So you can always do a comparative study, and because of the comparative study you get a clearer picture. See, UPSC आपको कंफ्यूज करने के लिए इन कंपैरेटिव एंटिटीज के ही डेटा को चेंज करके आपको देता है, बिकॉज दे नो यू टेंड टू कंफ्यूज ऑन दिस. सो अगर आपकी प्रिपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी आपको कहां कंफ्यूज करना चाहता है, तो इट विल बी इजियर टू यू टू टैकल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द प्रीलिम्स एग्जाम. Now, last but not the least, if you want to give an edge to your preparation, you can just read 2 more sources, that is PIB and PRS legislative. Why I am saying so? Just understand the reason. PIB जो आपको information provide करता है, that is on the official language that is provided by the government. And always the questions in the prelims are made from the documents which are official to the government. So, अगर आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट से पॉलिसीज और स्कीम्स को पढ़ा हुआ होगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिकॉज द स्टेटमेंट्स विल सीम फेमिलियर टू यू. मोर ओवर, अगर आप बिल्स और लॉज की एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, देयर इज नोबडी बेटर देन पीआरएस लेजिस्लेटिव टू एनालाइज दोज बिल्स. सो अगर आप बिल्स की टेक्निकल टर्म्स को समझना चाहते हैं तो गो फॉर पीआरएस लेजिस्लेटिव. हाउ टू यूज दिस पीआईबी एंड पीआरएस लेजिस्लेटिव, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, so that you get easy access to these sources as well. अगर अभी भी आपके मन में कोई query है, you can write that in the comment box below and we'll try and solve your query as well. और ये मान के चलिए कि इस बार भगवान ने आपकी सुन ली है, आपको 4 महीने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, so there will be no excuses at the times of prelims and mains this time कि मुझे 1 महीना 2 महीना और मिल जाता तो मैं ये कर लेता या वो कर लेता, because भगवान ने आपको ऑलरेडी 4 महीने एक्स्ट्रा दे दिए हैं. So just utilize this time in a better manner. And if you like this video, please share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.